तो भैया सभी को राधे राधे। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग एकदम बढ़िया जबरदस्त शानदार खतरनाक खुश और पेपर को लेके एकदम फोकस्ड हैं, सीरियस हैं, तगड़े तरीके से तैयारी को कर रहे हैं। और उसी तैयारी में आपका बड़ा भाई एक एक टॉपिक जो एग्जाम में छपता है, इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लाके उसको छील देता है, आपको पता है, और बढ़िया और आसान तरीके से नोट्स बनवाता है, समझा देता है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और उसके लॉज के बारे में, जहां पर मैंने आपको पूरी जानकारी रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग और उसके लॉज के रिगार्डिंग बिल्कुल बढ़िया से समझा दिया था। एक एक लाइन वाइज खाता खोल दिया था हमने पूरे रिफ्रैक्शन का। उसको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, बस काम हो जाएगा। उसमें मैंने वही पढ़ा रखा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भैया ऐसा टॉपिक, बोले तो ऐसा टॉपिक जो पेपर में क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। मतलब एग्जामिनर की नजर सबसे पहले रिफ्रैक्शन में इसी कॉन्सेप्ट पे पड़ती है भैया, एकदम मलाई वाला कॉन्सेप्ट है। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन आपका बड़ा भाई आपको फंसने देगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, जिंदाबाद जब तक है तब तक मैं किसी भी टॉपिक में एग्जाम में नहीं फंसने वाला हूं। और यही मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका प्यार इतना है मेरे भाई। तो हम लोग आज खोपड़ी खोलने वाले हैं, धागा खोलने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्हीं दोनों के धागे खोल के रख दूंगा और ये भी बता दूंगा कि पेपर में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बोलो कैसा रहेगा? बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे भाई। मेरा मतलब ये है कि मेरा सिखाने का ट्रिक ये है, आपको बढ़िया तरीका ये है, टेक्निक ये है कि आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, क्लियर है? कॉन्सेप्ट के बाद अगर मैं क्वेश्चन करवा दूं उसी से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाला है, तो कहेंगे इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब पूरा टॉपिक समझ लिया और क्वेश्चन कर लिया, बस अपना काम खत्म है। इतना ही हमें करना है। तो भैया पेन उठाएंगे, नोटबुक उठाएंगे, पूरा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे, जो भी पढ़ाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को बढ़िया से क्लियर कर दूंगा, आसान बना के, ये मेरा वादा है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की, और चालू करते हैं। चालू करें कहानी? बिल्कुल चालू करेंगे। तो हेडिंग विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये आया कहां से भैया? देखो रिफ्रैक्टिव, मेरे मित्र समझो, रिफ्रैक्टिव कहता है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है रिफ्रैक्टिव, मतलब ये आया होगा मित्र मेरे रिफ्रैक्शन से। कहानी यहां पर कौन सी चलने वाली है मित्र? रिफ्रैक्शन की चलने वाली। क्यों भैया? रिफ्रैक्टिव बोल रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव में वर्ड कौन सा छुपा है? रिफ्रैक्शन छुपा है। तो रिफ्रैक्शन से ही ये कॉन्सेप्ट उठ के आया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत जानकारी हमें रिफ्रैक्शन के बारे में होनी चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? रिफ्रैक्शन वाली वीडियो को देख लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जितना यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है। मैंने ये बताया था कि लाइट भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है, और ऐसा कब होता है? जब मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। एकदम गर्दा बात, शानदार बात। तो जब मेरे भाई मीडियम एक से मीडियम दूसरे में लाइट जाती है, तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये बात मैंने पढ़ाई थी रिफ्लेक्शन में, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल पढ़ाई थी। अब यहां पर हम रिलेशन समझने वाले हैं स्पीड का। इस कॉन्सेप्ट में रिलेशन समझने वाले हैं स्पीड का, कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, मतलब मीडियम एक से मीडियम दूसरे में, when light enters from one medium to another medium, there will also be a slight change in its speed। उसकी स्पीड में भी थोड़ा सा बदलाव आता है भैया, उसी कारण तो वो बेंड हो जाती है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अगर ज्यादा है, घने हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज ला देंगे। तो इसी कारण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और उसी स्पीड की चेंज को, या फिर स्पीड में आए हुए चेंज में जो रिलेशन बनता है, उसी को बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है मित्र, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो मैंने कहा दो चीजें यहाँ पे समझ लो टॉपिक से, कि रिफ्रैक्टिव का मतलब हो गया इसमें रिफ्रैक्शन की बात होनी है, और रिफ्रैक्शन की बात होनी है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है मित्र? स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगना है। ध्यान रखेंगे, एकदम जबरदस्त ध्यान रखेंगे भैया। और मैंने आपको ये भी बताया था डेंसर और रेयर मीडियम अच्छे समझाया था, वो भी आपको देखना है तो ये बढ़िया से समझ में आएगा। मतलब पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे यार, पिछली वीडियो देख लेंगे, मजा आ जाएगा। देखो, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी मैया देती है, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मैं ये कहूंगा भैया कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट एंटर करती है,
तो पहले मीडियम में जो स्पीड है और दूसरे मीडियम में जो स्पीड है, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो रेशियो बनता है, वही मेरे भाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो मैं कहूंगा मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in medium 1 ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं तो समझ में आएगा ना, ऐसे इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बहुत आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है मेरे भाई कि जो रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं इसको बढ़िया सा फॉर्मूला बना दूं आपको इस स्टेटमेंट को आसान बनाने के लिए, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये जो एन जैसा थोड़ा सा तिरछा साइन होता है, अजीब सा साइन होता है ना, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू। तो ये म्यू होता है मेरे भाई जो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं कहूंगा आर आई मतलब म्यू बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो बनता है, इसका मतलब अपॉन लगाना पड़ता है, बिल्कुल लगाना पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एकदम बढ़िया, इससे आसान, इससे सरल, इससे एक्यूरेट, इससे प्रिसाइज डेफिनेशन और फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपके भाई ने कह दिया और मैंने कहा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जो स्पीड का रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन जैसा सिंबल जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे एक और बात, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे ले लिया मैंने कि भैया ये मेरे पास दो मीडियम है, समझना ध्यान से, दो मीडियम है। मैंने कहा यहाँ पर एयर है, कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कल वाला मतलब पिछली वीडियो वाला, और यहाँ पर वाटर है। जल ही जीवन है, हवा से पानी में जा रही है लाइट, एयर से वाटर में एंटर कर रही, तो मान लिया भैया एयर से लाइट आई, ये देखो हेयर गोज द इंसिडेंट रे एंड ड्यू टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, आर पार दिखता है, बहुत आसान बात है। ये भैया लाइट हो जाएगी बेंड, एंटर करेगी और बेंड हो जाएगी। बेंड होने पर यहाँ पर कुछ स्पीड और दूसरी रही होगी, ये है स्पीड इन एयर। तो यहाँ पर जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है वो एयर में स्पीड है, लेकिन वाटर में जाने के बाद वो स्पीड थोड़ा सा बदल जाएगी, तो वो स्पीड कहाँ पर हो जाएगी, वाटर में हो जाएगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो स्पीड है तो ये स्पीड इन वाटर है। क्लियर है बात। तो अब अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से इस वाले केस को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, तो मैं क्या कहूँगा, इसी केस को उठाकर अगर इसमें मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, आपको कह दे देयर इज अ केस इन विच स्पीड लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और एयर में स्पीड दे दी गई आपको और वाटर में स्पीड दी गई, और कहता है कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से। अब जहां से जहां लाइट जा रही है, अब देखो कहां से कहां जा रही है, एयर से जा रही है वाटर में, तो एयर से अगर स्टार्ट हो रही तो मेरा मीडियम ये 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नहीं। अब बाद में कहां जा रही है, वाटर में, तो मेरा मीडियम, मैंने कहा जहां से शुरुआत हुई है, जहां से भैया मैटर बना है वो पहला मैटर हो गया, मतलब एयर भैया पहला मीडियम हो गया, क्योंकि यहां से लाइट स्टार्ट हो रही है आना, और जहां पर गई मीडियम 2 बोले तो वाटर हमारा हो गया मीडियम। क्लियर है। तो अब मैं इसी को उठाकर इस फॉर्मूले में लपेट रहा हूं। तो मैं कहता हूं अगर मुझे इस कंडीशन के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ जाए, तो मैं कहूंगा आर आई बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर क्यों आया, क्योंकि यहां पर ऊपर रखते हैं मीडियम 1 को, और यहाँ पे मीडियम 1 कौन है मेरे भाई, एयर है। एकदम क्लियर है, बिल्कुल शानदार है, खतरनाक है, जबरदस्त। अपॉन मेरे मित्र स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम टू, और मीडियम टू यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है, वाटर एक्ट कर रहा है। बिल्कुल शानदार, लपेट दो वॉच। तो ये बन गया कैलकुलेशन का फॉर्मूला, जहां पर अगर दो मीडियम आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, लाइट की स्पीड मीडियम वन में जितनी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, और लाइट की स्पीड मीडियम टू में जितनी होगी उसको नीचे लिखेंगे। लिख करके भैया कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये n है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहा है, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। इसका मतलब ये है कि लाइट कहाँ जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। कहीं कहीं पर फॉर्मूले में आपको लिखा मिल जाएगा, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका भाई वो भी आपको बता दे रहा है कि अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि n लिखा है, इधर 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इसका मतलब मेरे मित्र ये है कि इस जो लाइट है वो एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। जहां से लाइट स्टार्ट होती है उसको पहले लिखते हैं, और जहां पे एंड होती है उसको बाद में, मतलब मीडियम 1 को पहले लिखेंगे, मीडियम 2 को बाद में। और इसी को मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, इस केस के फॉर्म में, जो केस हमें दिया गया है, ये जो केस हमारा गिवन केस है, केस गिवन है, इसके फॉर्म में लगो तो मैं ये कहूंगा एन भैया ये है। अब मीडियम 1 कौन है, एयर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, एयर के लिए ए यूज कर लेंगे, पूरा भी लिख सकते हो, पहला अक्षर भी लिख सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ए लिखा, ए का मतलब एयर, और एन के बाद डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू का मतलब वाटर है। तो मैं कहूंगा भैया स्पीड of light in air अपॉन मेरे मित्र स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बोलो कैसी बनी, कैसी बनी, कैसी रही मेरे भाई, एकदम बढ़िया रही, कहेंगे जबरदस्त बन गई मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ए का मतलब मेरे मित्र, ए का मतलब भैया एयर है, बता दूं मैं, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, वॉच है। तो चाहे ये लिख लो और चाहे ये लिख लो, बात दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है, कहीं पर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि भैया मेरे भाई शक्तिमान ही तिलक है और तिलक ही क्या है, शक्तिमान है। तो बात मेरे भाई क्या है, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको छापो, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना और क्वेश्चन लगाना, ये दोनों चीजें आपके लिए कंपलसरी हैं, तभी एग्जाम में आप मस्त फोड़ के आओगे। वरना कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया और आपको क्वेश्चन बनाने ही नहीं आते तो क्या कद्दू आपने कॉन्सेप्ट सीखा, भैया पूरा क्लियर करके जाऊंगा, छापो इसको जल्दी। तो मेरे भाई मोटी मोटी बात समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा फिनोमिना होता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें स्पीड के रिलेशन के बारे में बताता है, रेशियो के बारे में बताता है, जब कोई भी लाइट की रे एक मीडियम में दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हम कहेंगे, हमने ये सीखा गुरुजी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फॉर्मूला लिखवा दिया है, वो बता दिया है कि कैसे और कब किस तरीके से फॉर्मूले को लिखते हैं और कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, एकदम शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका थोड़ा थोड़ा सा छुपा हुआ कॉन्सेप्ट जो इसी से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही जुड़ा हुआ है। बस थोड़ा सा एक चीज अलग है जिससे हम लोग कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। अब समझो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है, देखो पहले इसको समझो, ये जो चिलगोजर शब्द आ रहा है पहले एब्सोल्यूट, यही सुअर आपको कंफ्यूज कर रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब मेरे मित्र होता है ऐसी चीज जो फिक्स हो जाए, मतलब एब्सोल्युटली ट्रू बोलते हैं ना भैया, एब्सोल्युटली ट्रू मतलब तुम बिल्कुल ही सही हो। अब इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वर्ड ये बता रहा है कि भैया एक ना एक चीज यहाँ पर फिक्स होने वाली है। एब्सोल्यूट का मतलब ही मेरे मित्र यहाँ पर है कि कोई ना कोई चीज यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब वो चीज कौन सी जो फिक्स हो जाएगी, भैया यहाँ पर क्या होते हैं, मीडियम का ही इन्वॉल्वमेंट होता है और किसी चीज का तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं। तो यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम है फिक्स हो जाएगा, मीडियम 1 और मीडियम 2 में। बोलो मजा आया। मैंने कहा भैया एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, फिक्स हो जाना। अब यहाँ पे फिक्स कौन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एक मीडियम, और वो मीडियम होता है भैया, एक मीडियम फिक्स हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। अरे कैसी बनी राजा, कैसी बनी। कहता है कि भैया एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एक मीडियम का फिक्स हो जाना, और वो मीडियम जो हमारा फिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्यूम। मतलब यहां भी हम रेशियो ही निकालेंगे स्पीड का, लेकिन हमेशा पहला मीडियम क्या रहेगा मित्र मेरे, वैक्यूम रहेगा। क्या रहेगा,
वैक्यूम रहेगा, तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेरे भाई बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब है भैया एक मीडियम जो वैक्यूम है यहाँ पर फिक्स रहेगी। तो अगर मैं इतनी जानकारी के हिसाब से आधार पे डेफिनेशन बना दूं मेरे मित्र सिंपल से, तो कैसी रहेगी, कहेंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा गुरुजी। तो कहेंगे भैया द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन, अब पहला मीडियम फिक्स है तो मैं कहूंगा यहाँ पे मीडियम 1 लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, वैक्यूम लिख दूंगा। यही बात आपको बस समझनी है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि वैक्यूम वहां पर एक मीडियम पहला है वो फिक्स होता है। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब कह लो दूसरा मीडियम, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्पेसिफिक का मतलब जो दूसरा मीडियम आपको दे दिया जाए, मीडियम टू या तो स्पेसिफिक मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव। कहाँ से रिफ्रैक्टिव, अब तो एब्सोल्यूट हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो, इससे आसानी से कोई समझा देना उसी दिन आके बोल देना भैया, मजा आ जाएगा कि हाँ गुरुजी हमने समझ लिया कि भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आपने बताया और किसी और ने बताया, लेकिन मजा आपके बताने में आ गया, आ ही जाएगा। मैंने कहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी लाइट मेरे भाई वैक्यूम से किसी और मीडियम में एंटर करे, तब उनका रेशियो अगर हम निकालें स्पीड का, तब उस केस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंस क्या हो गया, मोटी मोटी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है मीडियम 1 और मीडियम 2 फिक्स नहीं है। मीडियम 1 भी कोई हो सकता है, मीडियम 2 भी कोई हो सकता है, कोई भी मीडियम से किसी मीडियम में लाइट जा सकती है। लेकिन जब बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहाँ पर हमेशा लाइट स्टार्ट कहाँ से होगी, वैक्यूम से स्टार्ट होगी। कहाँ से होगी, वैक्यूम से, ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लपेटूं तो मैं कहूंगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, या तो कह सकते हो दूसरे मीडियम में। ये बन गया फॉर्मूला किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अंतर समझ पा रहे हैं मेरे मित्र, दोनों में विचार करिए, अंतर समझ पा रहे हैं। मैं कहूँ गुरुजी अंतर ये है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते थे तो यहाँ पर मीडियम 1 मीडियम 2 होता था, मतलब मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है और मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो गुरुजी हमने देखा कि ऊपर जो मीडियम है वो वैक्यूम ही रहेगा, मतलब लाइट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वैक्यूम से होगी, और दूसरे में कोई भी मीडियम आ सकता है, कोई अंतर वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझेंगे बात को। तो अगर मैं कहूं मेरे भाई कि एक चीज यहां पर फिक्स है तो यहां पर इसकी वैल्यू भी फिक्स होनी चाहिए। तो आपको मैंने शुरू में ही बता रखा है कि भैया मेरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। गुरुजी हमने याद कर लिया था, जैसे आपने बताया था कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड फिक्स होती है, बोले तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए बोलेगा, या तो ये स्पीड दी रहेगी, नहीं तो भैया याद कर लेंगे। कहें गुरुजी हमने याद कर लिया, आप क्या बात करते हो, आप पढ़ाएंगे और याद नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी का धन्यवाद, याद कर लिया तो मजे वाली बात है। तो अब यहाँ पर दोनों हमने क्लियर कर दिया है कि भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन कैसे पेपर में बन सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में भैया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, क्वेश्चन भी तो समझना है मित्र। तो क्या करोगे, इसको छाप दो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जल्दी से लपेटो, टाइम बर्बाद ना करो, तो हम पेपर में क्वेश्चन आए हुए छापते हैं। जी बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम कि भैया मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
तो मेरे भाई बिल्कुल समझ चुके हैं एकदम आराम से भैया कि भैया ने ये बताया आपको, बड़े भाई ने आपको ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेन डिफरेंस क्या है मित्र, कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और वो मीडियम कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो वहां पे जो रेशियो देते हैं स्पीड का, वो हमारा बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन वहीं पर अगर वैक्यूम से लाइट किसी और मीडियम में जाती है, तब जो स्पीड का रेशियो हम देते हैं वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे भाई किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पर क्या असर डाल सकता है, या फिर स्पीड लाइट की किस प्रकार से अपने आप को बदलती है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड पर क्या असर पड़ता है, सिंपल सी भाषा में ये है। तो मैं कहूंगा, अगर मैं इसको ध्यान से समझाऊं तो मैं कहूंगा, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, देखो ध्यान, मान लिया मेरे भाई ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया रिफ्रैक्शन में कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो यहां से गई और अपने पाथ से थोड़ा सा भटक गई, 90 डिग्री नहीं करते, एक मिनट, ड्राइंग तो अपनी पासाड़ कल वाली है, थोड़ा सा चेंज हो गया अपने पाथ से, तो पहला मीडियम और दूसरे मीडियम में कोई ना कोई मीडियम ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, और कोई ना कोई मीडियम ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मोटी मोटी बात यह है कि भैया दोनों मीडियम में एक मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम डेंसर होगा। इन शब्दों को समझने के लिए पिछली वीडियो देखिए। तो मैंने कहा भैया मीडियम 1 और मीडियम 2 में कोई ना कोई भैया रेयरर होगा, कोई ना कोई डेंसर होगा। अगर मैं कहूँ ये मीडियम 1 जो है एयर है और मीडियम 2 मित्र मेरे वाटर है, तो आप जानते हैं कि एयर और वाटर में कंपेयर करने पर एयर की डेंसिटी कम होती है, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है मेरे मित्र, वो हमारा कहलाता है रेयरर मीडियम। तो ये जो बनेगा मेरा, ये बन जाएगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और दूसरा वाला जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो मेरा बन जाएगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसका मतलब ये है कि रेयरर मीडियम की डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इसमें पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है। मैं कहूंगा लेस, सॉरी, इसकी डेंसिटी कम क्यों है, माफ करेंगे, इसके बीच में पार्टिकल्स की दूरी ज्यादा है। एयर और वाटर में कंपेयर करो, एयर के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, गलती हो गई मुंह से क्षमा करेंगे, मुंह से निकल गई मेरे। तो रेयर का मतलब क्या है, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल दूर दूर है, इसीलिए डेंसिटी कम है। और यहाँ पर पार्टिकल पास पास है इन कंपेरिजन टू एयर, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, डेंस का मतलब क्या है, पास पास होना। तो पार्टिकल पास पास कहाँ है, डेंसर वाले में, वाटर में, और दूर दूर कहाँ है, एयर में, बोले तो गैस में। यहाँ पे समझो बात को। तो रेयरर का मतलब ये हो गया मेरे भाई, पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। यही आपको समझना है बस मेरे भाई, कि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, दूर है थोड़ा सा। लेकिन जब डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं इसके, डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। अगर शुद्ध गांव की भाषा में कहूं मैं, देहाती भाषा में, तो यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, पार्टिकल दूर दूर है, मतलब भीड़ कम, भैया स्पेस ज्यादा है। और यहाँ पर भैया पार्टिकल पास पास है, मेला लगा हुआ है, कुंभ वाला, भयंकर भीड़ है। तो मैं कहूँ कि भैया ये वाला जो है वो क्राउडेड है, क्राउडेड एरिया है। क्राउडेड शब्द लिखवाने का भी एक रीजन है, भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कि ट्रिक बता दी गुरुजी ने। और ये भैया बिल्कुल खाली इलाका है, कह दो क्या कह दूं मैं, स्पेस्ड है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, स्पेस्ड है। अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं किसी खाली इलाके से, स्पेस वाले इलाके से क्राउडेड एरिया में जाऊं, तो मेरी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी। कहोगे गुरुजी हम ये सोच रहे हैं कंडीशन, मान लो हम खाली रोड पे चल रहे हैं, तो अगर रोड खाली तो बाइक की स्पीड हम क्या करेंगे, भगाते रहेंगे, ज्यादा रहेगी। जैसे ही भीड़ वाले इलाके में पहुंचेंगे, चौराहे पहुंचेंगे, मेला में पहुंचेंगे भैया, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, स्पेस कम है जाने का, तो भैया अपनी जान बचानी है और लोगों की जान बचानी, तो स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से लाइट भी ऐसे ही बिहेव करती है। जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, मतलब खाली वाले इलाके से भीड़ वाले इलाके में जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इसी को हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये रिलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है जानना मित्र मेरे। तो मैं कहूंगा when light enters from
रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, denser medium. When light enters from rarer medium to denser medium, its speed decreases. भैया इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खाली वाले इलाके में भैया बहुत तेवर झाड़ के चल रहा था, लेकिन जैसे ही भीड़ आई और भीड़ में पापा लेके चप्पल लिख के दिख गए तो स्पीड तो एकदम जीरो ही हो गई। हम लोग बाइक चलाते रहते हैं खाली इलाके में बढ़िया एकदम मस्त तरीके से जहाँ चलाएंगे, और कहीं गलती से रास्ते में पापा जूता लिए खड़े हैं तो स्पीड आ रही है, हमको तो बाइक चलानी आती नहीं पापा, हम कहाँ जानते हैं, स्पीड हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो सेम भैया लाइट ऐसे बिहेव करेगी, अगर वो खाली इलाके में है, रेरर मीडियम है, तो उसकी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगी कंपेरेटिवली, और जैसे ही वो भीड़ वाले इलाके में बोले तो डेंसर मीडियम में जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, भीड़ ज्यादा है। अब इसी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अब मेले में आप चल रहे हो तो थोड़ा धीरे धीरे चलोगे, लोगों को बचा के चलोगे, स्पीड कम रहेगी, लेकिन जैसे ही मेले से बाहर निकलोगे, खाली इलाके में निकलो, कहोगे ऐसी की तैसी, बहुत भीड़ में धीरे धीरे चल लिए, बाइक उड़ा देंगे, तो कहोगे ये क्या कर दोगे, बाइक हवा उड़ा दोगे, स्पीड को ज्यादा कर दोगे। एग्जैक्टली सिमिलर वे में लाइट भी जब रेयरर मीडियम में एंटर करती है, बोले तो भीड़ वाले इलाके से जब खाली इलाके में जाती है, डेंसर से रेरर में जाती है, तो खाली इलाका मिलते ही वो भी अपनी स्पीड क्या करती है, बढ़ा देती है, क्योंकि उसको जगह मिल गई ना जाने की मेरे भाई। तो मैं कहूंगा व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। समझ में आई बात? बहुत गहरी बात मैंने बता दी, ये राज आपको कोई बताएगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये रिलेशन भैया मैंने अगर बता दिया आपको तो समझ लो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे बहुत आसान तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट को डीपली समझना जरूरी है, और खासकर ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो उन कॉन्सेप्ट को मैं धीरे पढ़ाता हूं और बिल्कुल डीप में पढ़ाता हूं, अपनी आदत है, क्योंकि आपके नंबर कटने नहीं देगा। बोलो क्लियर है ये बात? एकदम आसान तरीके से। अब मुझे खुद बताओ, आपको जरा एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊं यहाँ पे, तो आप मुझे खुद बताओ जरा यार, एक बात मुझे बताओ, अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1 एग्जाम्पल, फर्स्ट में मैंने कहा कि लाइट जो है मेरे भाई वाटर से एयर में एंटर कर रही, तो आप मुझे बताओ स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, स्पीड पर क्या असर पड़ेगा। तो कहोगे गुरुजी हमको क्या करना है, एनालाइज करना है कि मीडियम 1 कौन है और मीडियम 2 क्या है। तो भैया जहां से लाइट स्टार्ट होती है ये मीडियम 1 बन जाता है, और जहां पर जाती है वो मीडियम 2 बन जाता है। अभी ये केस भूल जाओ, ये केस देखो कि लाइट कहां से जा रही है, वाटर से एयर में एंटर कर रही है। अब दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये है कि स्पीड में अगर रिलेशन बताना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा रेयरर है, खाली वाला इलाका, और कौन सा डेंसर है, भरा हुआ भीड़ वाला इलाका। तो मैं कहूंगा वाटर और एयर की जब बात करूंगा मैं, तो वाटर क्योंकि भैया पार्टिकल पास पास है तो ये बन जाएगा डेंसर इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये वाला क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है तो बन जाएगा रेयरर। अब मुझे गुरुजी ने बताया है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, मतलब भीड़ वाले इलाके से खाली इलाके में जाएगी, तो मुझे इसको याद भी नहीं करना यार, मैं जनरली एग्जांपल समझ सकता हूँ कि जब मैं खाली इलाके में एंटर करूंगा भीड़ वाले इलाके से, तो मैं खुद ही स्पीड को बढ़ा लूंगा, आसानी से मैं तेज जाऊंगा। तो लाइट भी भैया जब भीड़ वाले इलाके से खाली इलाके में जाएगी तो स्पीड मेरे भाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो मैं ऐसा तरीका बता दूंगा ना, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और कह लें, एक एग्जाम्पल और कर लें, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि लाइट भैया एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है मेरे भाई, मैं कह दूं कि वाटर से गिलास में जा रही, लो तो काम वही करना है। मैंने कहा लाइट जो है वाटर से गिलास में जा रही है, तो वाटर विल बिकम मीडियम 1 एंड ग्लास विल बिकम मीडियम 2। अब देखो वाटर और ग्लास में कंपेयर करो, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड ग्लास इज सॉलिड। वाटर जो है वो लिक्विड होता है, ग्लास सॉलिड होता है, तो दोनों में पार्टिकल किसमें दूर दूर है, कहेंगे वाटर में दूर दूर है। तो अब यहां पर ये बन गया मेरे भाई रेयरर, इसके कंपैरिजन में, यहां पे नहीं, इसके कंपैरिजन में ये रेयरर बन गया, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये सॉलिड में है, तो ये बन जाएगा डेंसर। अब देखो भैया जब खाली वाले इलाके से भीड़ वाले इलाके में जाओगे, रटना नहीं है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं ना, कि जब भीड़ वाले इलाके में एंटर करोगे खाली वाले इलाके से, रेयरर से डेंसर में जाओगे, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
आसान है। तो स्पीड जो है लाइट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक राज की बात बता दूं मैं, इसी से जुड़ी हुई एक राज की बात बता दूं आपको, एक राज की बात ऐसी जो आपको मदद कर दे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो मैं कहूंगा नोट बना के छाप दो, 50 रुपए का नोट बनाओ। कितने का, पूरे 50 रुपए का। अब यहां पे समझिएगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होना और ज्यादा होना, डेंसर और रेयरर में क्या रिलेशन लगता है वो समझ लीजिए। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनिएगा ध्यान से, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना डेंसर मीडियम। राज की बात यही है। मैंने कहा मेरे भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, अगर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ मीडियम भी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये कौन सा मीडियम बनेगा, डेंसर मीडियम बनेगा। क्या बनेगा, डेंसर। यही राज की बात है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो मीडियम क्या है, डेंसर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो डेंसिटी कम है, इसका मतलब वो मीडियम क्या है, रेयरर है। ये जो मैंने आपको बात बताई, न्यूमेरिकल आप ऐसे उड़ा दोगे। बोलो क्लियर है। इसको क्या करो, छापो। इसको छाप लिया है तो इसी से जुड़ी हुई बात कुछ बात मैं यहाँ पे लिख दो, इसको मिटा के, ठीक है। इसको 2 मिनट वेट करो, इसको पहले छाप लो, इतना छाप लो, फिर यहाँ पे मैं इसी से जुड़ी एक एग्जाम्पल दे दो तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। छापो जल्दी जल्दी छापो। तो समझो बात को, मैंने कहा मेरे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़ना मतलब डेंसिटी का बढ़ना। इसी से रिलेशन में, इसी के रिलेशन में एक एग्जांपल समझा दूं। मैंने मान लो कहा कि आपको थोड़ा सा टेबल दे दी, मैंने कहा ये मीडियम आपको दे दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही। मैंने कहा मीडियम ए है मेरे पास, बी है और ये सी है। तो मैं कह दूं यहाँ पर भैया मीडियम ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा 1 है, इसकी मैंने आपको दे दी 1.2, इसकी दे दी मैंने मान लो 3। और मैं कहूं कि सबसे डेंसर मीडियम कौन है इसमें से, तो मैंने क्या कहा, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी का मतलब वो मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर। और मैं कहूं कि अगर ए और बी में मुझे कंपेयर करना पड़ जाए, किसमें, ए और बी में, तो मैं इसमें अगर मुझे बताना हो डेंसर मीडियम, तो डेंसर कौन हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो 1.2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बी का, तो बी हो जाएगा डेंसर। और यहाँ पर रेयरर कौन सा हो जाएगा, फिर एक डेंसर हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा रेयरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरे में, कम है। बोलो। और अगर मैं कह दूं कि इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो, बी और सी में, तो बी और सी में जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो डेंसर मीडियम होगा वो 3 हो जाएगा। किसका है 3, मेरे भाई सी का है। क्यों, क्योंकि सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। और यहाँ पर रेयरर कौन हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा मेरे भाई बी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो ये कहानी और ये रिलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और उनको कैसे करना है। जल्दी छापो, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है न्यूमेरिकल का, वो भी कर लेते हैं आज ही। तो मेरे भाई आपके सामने मैंने रख दिया है ऐसा क्वेश्चन जो आपकी नसें खोल देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में। भैया मेन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को सीख लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम बना पा रहे हैं तो हमारा भैया धन्य हो गया, कल्याण हो गया। तो मैं अगर कहूँ आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन रखा है वो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, और फिर जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपकी मदद कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और बढ़िया समझने में। और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में छपते हैं। देखो कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग मीडियम आर गिवन बिलो। तो कुछ मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको टेबल के फॉर्म में दिए हैं। अब ये कह रहा है कि इस टेबल को एनालाइज करो और उसी हिसाब से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। देखो ध्यान से, तो मैं क्वेश्चन पहला पढ़ रहा हूं कि इन मीडियम ए एंड बी, जब हम ए और बी मीडियम की बात करेंगे तो विच वन इज डेंसर एंड विच इज रेयरर। बहुत आसान सा सवाल पूछा है पहला कि मीडियम ए और बी की जब बात करोगे तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मीडियम डेंसर है मेरे भाई और कौन सा रेयरर है। क्या यार इससे आसान बात थोड़ी कोई है, आराम से बता देंगे हमने, गुरुजी समझ लिया हमने, आसानी से बता देंगे। आंसर 1 देखो, मैं कहूंगा बात किसकी कर रहा है, ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। तो मैंने देखा कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.5, देखो ध्यान से,
और बी का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.3। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब वो रेयरर मीडियम है, और ज्यादा है मतलब डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम बन गया। तो इन दोनों में मेरे भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब ये मित्र मेरे बन गया रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम बन गया, और जिसका ज्यादा है ये बन गया मित्र मेरे डेंसर मीडियम। आसान सी बात है, समझ जाएंगे बिल्कुल। आपने मुझसे पहले क्वेश्चन को कर लिया होगा, मुझे ये भरोसा है और मुझे ये विश्वास है। आते हैं क्वेश्चन 2 पे, बहुत तगड़ा समझना। कहता है कि सेलेक्ट एनी टू मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहता है कि इन चारों में से कोई भी दो मीडियम ऐसे चुनो जहां पर रिफ्रैक्शन हो अगर, तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। तो भैया ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा अक्षय कुमार के स्टाइल में ऐसे घुमाओ, और अभी जो मैंने तुरंत पढ़ाया मैंने ये कहा कि स्पीड कम होती है लाइट की कब, जब मेरे भाई भीड़ वाले इलाके में लाइट एंटर करती है तब। बोलो हाँ। तो कहो कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो गुरुजी ने बताया कि इस केस में स्पीड जो है वो लाइट की कम हो जाती है। तो आपको दो ऐसे मीडियम चुनने हैं जिसमें से पहला रेयरर हो दूसरा डेंसर हो। बहुत सारे हैं यहाँ देखो, या तो ए से बी चुन लो जिसमें ए रेयरर हो गया दूसरा डेंसर। हमें ऐसा मीडियम चुनना है कि इसमें पहला रेयरर उठाना है दूसरा डेंसर उठाना है मेरे मित्र। तो मैं कहूंगा ए और बी में भी अगर हम चुन ले ए टू बी, तो मैं कहूंगा भैया इसका आंसर क्या हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए से बी में जाएगा तब भी तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, और बी से सी में अगर जाए, बी से सी में जाए तब भी तो मेरे भाई रेयरर से डेंसर जा रहा है ना। इसका देखो 1.3 इसका 2 है, तो ये रेयरर हो गया डेंसर हो गया। और मैं कहूँ डी से सी में जाए, डी टू सी में जाए तब भी हमारा रेयरर से डेंसर ही जा रहा है। इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस में स्पीड जो है वो कम हो जाएगी लाइट की। क्लियर है बात? आसानी से बता दिया। तो हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन की धुआं धुआं हम कर देंगे बहुत आसानी से। इसी के जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन ये देखो कि सेलेक्ट एनी टू मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। तो बिल्कुल सही बात है, हमने ये पढ़ रखा है मित्र मेरे कि स्पीड बढ़ती कब है, जब डेंसर से रेयरर जाता है। अगर घटती है रेयरर से डेंसर में तो बढ़ेगी कब, डेंसर से रेयरर में, डेंसर टू रेयरर में जाएगी। तब हमें पता है कि स्पीड जो मित्र होती है लाइट की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान से समझो, मुझे ऐसे मीडियम सेलेक्ट करने हैं जिसमें पहला डेंसर होगा दूसरा रेयरर। अरे इसी का उल्टा कर दो ना, इसी का उल्टा कर दो। मैं कहूंगा भैया बी टू ए जाएगी। देखो बी ए में जा रही है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये डेंसर हो जाएगी, रेयरर हो जाएगी। तो उल्टा करवा दिया। अब यहाँ सी टू बी करवा दो, तब भी हमारा डेंसर से रेयरर ही जा रहा है। उसके बाद मेरे भाई सी टू डी करवा दो। तो इन सभी केसेस में मित्र क्या होगी, इन सभी केसेस में स्पीड मेरे भाई लाइट की बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है बात? छाप दो। इट इज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रख दिया है, कॉन्सेप्ट से उठा के, जो आपके पेपर में छपने के चांसेस रखता ही रखता है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नहीं पूछेगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट एनी टू एग्जांपल, नहीं पूछेगा। ऐसी टेबल दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख रखा है, जो आपने आपके भैया ने पढ़ा रखा है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, वरना झूल जाओगे। क्लियर है? तो ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला वही करवाता हूँ, ताकि जब एग्जाम में बैठो तो भैया की याद तो आए कि यार भैया ने पढ़ाया एकदम मजेदार है, क्वेश्चन को हम बना पा रहे हैं, तभी फायदा है। अगर मैं बहुत बड़ा चढ़ा के पढ़ा ही दूं और एग्जाम में क्वेश्चन ना बना पाओ तो गालियां दोगे कल को मुझे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। बिल्कुल मैं आपका भला चाहता हूँ, आपका कल्याण हो, इसीलिए आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी वैसे ही करवाता हूँ जो आप पेपर में सीधे फेस करने वाला। छापिए इसको। इसी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा दो बस, या तो एक काम कर दे मेरे भाई, न्यूमेरिकल की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बना दो, अलग से बना दो। कहेंगे भैया जी बिल्कुल बना दीजिए, जैसा आप उचित समझे। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं इसमें जोड़ दूं, न्यूमेरिकल काट रहा हूं तो एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दे रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। मैं कहूंगा अगर पूछ लूं आपसे, बहुत आसान था, चौथा क्वेश्चन, कि सेलेक्ट एनी टू मीडियम, अब देखो गर्दा हो जाएगा, इन विच refracted ray bends toward normal लो।
अगर न्यूमेरिकल नहीं करवाया आपके भाई ने तो आपको ऐसा क्वेश्चन बता दिया जो इसी से जुड़ा है लेकिन थोड़ा दूसरी भाषा में है। अब कहता है कि दो ऐसे मीडियम सेलेक्ट करो जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है मित्र, वो कहाँ बेंड हो जाए, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए। तो आपको क्या नहीं बताया मैंने, ट्रिक याद करवाई कि नहीं, जब भैया पास पास वाले इलाके में जाती है तो वहां पे नॉर्मल के पास आ जाती है, और दूर दूर वाले इलाके में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब पास पास और दूर दूर क्या है, पिछली वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे कहूंगा कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब होगा जब मेरे भाई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी, तभी ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इसकी ट्रिक याद करनी है तो वीडियो पहले देखो जिसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा रखा है मित्र, समझ लो, तो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो भैया देखो, रेयर से डेंसर जाएगी तब जाके नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो बस वही काम करना है, एक रेयर ले लो दूसरा डेंसर ले लो, A to B करवा दो, जो यहाँ पे काम हुआ है वही काम यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं कहूँगा A to B या तो B to C या तो D to C, सभी केसेस में द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है? और ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, एकदम धागा खोल गए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कभी परेशान नहीं करने वाला है। बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको क्या करूंगा, जब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बना दूंगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल के इसमें जोड़ के आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ाऊंगा, एक एक चीज को सेलेक्ट करके अलग रखूंगा ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत दीजिए, आपको समझाना कैसे है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना आपका काम है, केवल पढ़िए बस। तो भैया मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत कर चुके होंगे, क्योंकि अब हमें लेंस पढ़ना है और फिर साइन कन्वेंशन पढ़ना है और सीधे न्यूमेरिकल लपेट देने हैं। क्लियर है बात? तो भैया तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं, और जाके रावण जलाइए अपने अंदर का भी और बाहर का भी। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। धन्यवाद।